लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले तो आपको जो असाइनमेंट दी गई थी वो चेक करते हैं। कुछ डायग्राम्स थी। बेसिकली आपसे कहा गया था बजट लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद उसमें चेंज इन इनकम की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो शो करवाना है और चेंज इन प्राइस की वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा वो शो करवाना है। दो डायग्राम्स थी चेंज इन इनकम की और दो डायग्राम थे चेंज इन प्राइस, एक दफ़ा इंक्रीज के साथ एक दफ़ा डिक्रीज के साथ। ये असाइनमेंट अपने सामने रखिए। ये असाइनमेंट चेक करता हूँ और आप लोगों के अगर कोई एरर्स हैं तो वो साथ साथ डिस्कस करते रहता हूँ। जी मेरे भाई, आपने वाई एक्सिस पे मेंशन नहीं किया किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मेंशन किया है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे भी मेंशन कीजिए इसको, BL0 BL1, ठीक है। ये इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम में BL1 राइट साइड पे बन रही है दोनों साइड से, करेक्ट। डिक्रीज इन इनकम में बजट लाइन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है और दोनों साइड से हो रही है, करेक्ट। इंक्रीज इन प्राइस में आपने यहाँ पे भी गुड्स को मेंशन नहीं किया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन करें, वाई एक्सिस पे क्या मेंशन करें, गुड्स को ज़रूर लिखें। फिर इसके बाद प्राइस डिक्रीज हुई है तो आपकी प्राइस लाइन जो बजट लाइन है वो सिर्फ एक साइड से मूव की है जिस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई है। हाँ, चूँकि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपने बजट लाइन जो है वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट करवाई है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने से जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है हम पहले की निस्बत ज़्यादा खरीद सकते हैं, करेक्ट। शाबाश जी मेरे भाई, आप दिखाइए, आपने किए, बनाइए डायग्राम जी। इंक्रीज इन इनकम में आपने बजट लाइन को दोनों साइड से राइटवर्ड शिफ्ट करवा दिया, करेक्ट। डिक्रीज इन इनकम में आपने बजट लाइन को दोनों साइड से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवा दिया, करेक्ट। इंक्रीज इन प्राइस के केस में बजट लाइन को सिर्फ एक साइड से आपने मूव करवाया और चूंकि प्राइस इंक्रीज हुई है तो आपने इनवर्ड उसे शिफ्ट किया, यानी क्वांटिटी कम अब हम परचेज कर पा रहे हैं, करेक्ट। और डिक्रीज इन प्राइस में आपने बजट लाइन को एक साइड से ही चेंज करवाया और आउटवर्ड की तरफ लेके गए, क्योंकि पहले की निस्बत अब हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हैं, करेक्ट जी। न्यू बजट लाइन BL1 जब लिख देते हैं तो उसका मतलब यही है कि ये न्यू बजट लाइन है। डिक्रीज इन इनकम के साथ लेफ्टवर्ड, इंक्रीज इन इनकम के साथ राइटवर्ड, शाबाश। प्राइस इंक्रीज के साथ, ठीक है, बेहतरीन, शाबाश जी। दिखाइए, चेंज इन बजट लाइन, इनकम इंक्रीज हुई दोनों साइड से राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम डिक्रीज हुई दोनों साइड से लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्राइस इंक्रीज हुई इनवर्ड आ गया एक साइड से, प्राइस डिक्रीज हुई आउटवर्ड चला गया एक साइड से, करेक्ट जी मेरे भाई। आप दिखाइए, इनकम इंक्रीज हुई बजट लाइन दोनों साइड से राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, करेक्ट। इनकम डिक्रीज हुई बजट लाइन दोनों तरफ से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गई, करेक्ट। प्राइस इंक्रीज हुई बजट लाइन एक साइड से इनवर्ड शिफ्ट की, इनवर्ड मूव हुई, करेक्ट। प्राइस डिक्रीज हुई बजट लाइन एक तरफ से आउटवर्ड को मूव कर गई, करेक्ट। चलिए, तकरीबन ठीक किए आप सब लोगों ने। अब प्रीवियस लेक्चर्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी भाई, पेज 57 पे कह रहे हैं जो टेबल है वो समझा दीजिए। देखिए, यूटिलिटी तो सेम आएगी, ये तो हमारी बेसिक अजम्पशन है। बेसिक अजम्पशन है कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे उन सब पे यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन सेम है, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड है कि अगर हम एक ही इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे होंगे, एक ही इंडिफरेंस कर्व के, तो उन सारे पॉइंट्स पे यूटिलिटी सेम आएगी। हाँ, अगर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट हो जाए तो अगर हायर इंडिफरेंस कर्व है वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा और अगर लोअर इंडिफरेंस कर्व है वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ही इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से इन सब पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम है जी। हाँ, देखें, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर देखिए क्लॉथ का तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, फूड के 8 यूनिट कम हो रहे हैं,
तो ये तो 1 और 8 की रेशो इक्वल नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन कैसे इक्वल हो सकती है? देखिए दोनों एक बराबर नहीं होती। मुझे आप ये बताइए कि क्या एक पिज़्ज़ा, फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा और एक जो है फॉर एग्जांपल आप कोई बिस्किट ले लेते हैं, क्या ये दोनों एक बराबर है? वो शायद एक पिज़्ज़ा 100 बिस्किट के बराबर हो। तो जब हम रेशो चेंज करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल उनकी वेटेज है। कुछ चीज़ों की वेटेज ज़्यादा होती है दूसरे की निस्बत से। ठीक है जी। तो ये पॉसिबल है कि एक यूनिट 1 से बढ़े और दूसरा यूनिट 10 से कम हो, स्टिल दोनों के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। हाँ, व्हाई डज द मार्जिन, पेज 59 क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट बी, व्हाई डज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखें डिक्रीज कर रहा है। ये किस वजह से डिक्रीज कर रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह। अब डेफिनेटली हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो 3 मार्क्स तो नहीं देगा, हमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास जिस क्वांटिटी में ज़्यादा होती है उसकी अहमियत उतनी कम होती जाती है, और जो चीज़ कम होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती जाती है। इसीलिए जो चीज़ हमारे लिए हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में आती जाएगी, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम कम सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे। ठीक, ये थोड़ा सा टेबल भी अगर आपको याद हो, टेबल भी बना दें वो बेहतर हो जाएगा। बल्कि ऊपर उसने एग्जाम्पल के जरिए से पूछा हुआ है। हाँ, बी में टेबल नहीं बनाएंगे, बी को एक्सप्लेन करते हुए टेबल क्यों नहीं बनाएंगे भला? ए में उसने पूछा हुआ है, उसने जो एग्जाम्पल कहा है, एग्जाम्पल से उसकी क्या मुराद है? टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल भी कहता है, बाज़ औक़ात न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी कहता है। तो टेबल या शेड्यूल हमारी एग्जाम्पल है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? आज के लेक्चर की तरफ चलें। अटेंटिव। अच्छा, अभी तक जितना हमने डिफरेंस कर्व में पढ़ा समझ आ रहा है आपको? अब ये 2-3 लेक्चर अगले जो हमारे हैं, इनमें कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपने इंश्योर करना है कि डेली बेसिस पे आप लेक्चर को समझते जाएं। अगर किसी दिन आपने लेक्चर नहीं समझा तो जहन में रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल छुट्टी कर ली, तो ये बात कंफर्म है कि उसके बाद वाला लेक्चर इन डिफरेंस कर्व तक समझ नहीं आएगा। वो फिर चैप्टर 5 से ही आप समझना शुरू होंगे। अब आगे जो 2-3 हमारे लेक्चर्स हैं, इनमें आपने छुट्टी नहीं करनी। दरमियान में एक भी आपने छुट्टी की तो वो लेक्चर तो गया जिस दिन छुट्टी की, उसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर भी आपको समझ नहीं आ सकेगा। ठीक है, जैसे अब अगर मैं आपसे अभी इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, अब मुझे बताइए, जिस स्टूडेंट ने बजट लाइन का कंसेप्ट नहीं सीखा, जिसने इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट नहीं सीखा, अब हम दोनों को आज मिलाने लगे हैं, क्या ये कंसेप्ट सीख पाएगा? वो तो नहीं सीख पाएगा, वो तो कंफ्यूजन का शिकार होगा। इसीलिए इंडिफरेंस। और ये एक मैं आपको और बात बता दूं, आपकी इकोनॉमिक्स में आपको पता है फ्रीक्वेंटली आप डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक्स की सबसे मुश्किल डायग्राम किस चैप्टर में भला? चैप्टर 4 में। इसमें पूरी इकोनॉमिक्स की सबसे मुश्किल डायग्राम जो है वो हम बनाएंगे। ठीक, इसीलिए उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नॉर्मल जो डायग्राम्स है वो जहाँ पे हम 1 मिनट में बना लेते हैं, इसमें कोई तकरीबन 3.5 मिनट लगते हैं अगर तसल्ली से उस डायग्राम को बनाना हो। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझा हुआ है तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और छुट्टी नहीं की। अगर स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो अभी तक के जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 मिनट में एक क्विक किस्म की रिवीजन कर दूँ ताकि कंसेप्ट्स हमारे रिफ्रेश हो जाएं। फिर इसके बाद हम करंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने चैप्टर 4 में क्या सीखा? हमने चैप्टर 4 में स्टार्ट किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चैप्टर स्टार्ट से ही हमें पता चल गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे 2 तरह की थेरीज हैं। एक थेरी है यूटिलिटी थेरी और एक है इंडिफरेंस कर्व थेरी। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यूटिलिटी थेरी वाले ये कहते हैं कि यूटिलिटी को कॉर्डिनली मेजर किया जा सकता है, और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी वाले कहते हैं यूटिलिटी को कॉर्डिनल मेजर नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, यानी रैंकिंग या प्रेफरेंस की जा सकती है, उसको न्यूमेरिक वैल्यू साइन नहीं की जा सकती। अब यूटिलिटी थ्योरी में हमने फर्दर 2 थ्योरीज पढ़ी, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।
इसके बाद इंडिफरेंस कर्व में आए हैं। इंडिफरेंस कर्व में अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, एक इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और दूसरा बजट लाइन क्या है, और बजट लाइन में चेंज किन रीजंस की वजह से आता है। सिर्फ ये दो कंसेप्ट पढ़ा है। मुझे बताइए क्या इक्विलिब्रियम, किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम क्या एक सिंगल कर्व से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलो नहीं, उसके लिए हमें कम से कम दो कर्व की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व को अलहदा पढ़ा, बजट लाइन को अलहदा पढ़ा। आज के लेक्चर में हम इन दोनों को इकट्ठा ड्रॉ करेंगे एक ही डायग्राम में, ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच सके। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों के इंटरेक्शन से। जब दोनों को इकट्ठा ड्रॉ किया जाता है फिर हमारे सामने इंडिफरेंस कर्व आता है। जैसे डिमांड कर्व अलहदा ड्रॉ करें, सप्लाई कर्व अलहदा डायग्राम पे ड्रॉ करें, क्या कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? कभी नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों कर्व्स को एक ही डायग्राम पे ड्रॉ करना पड़ता है। एग्जैक्टली उसी तरह हमने अभी तक इंडिफरेंस कर्व को अलहदा समझा क्या है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, बजट लाइन को अलहदा समझा क्या है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। आज के लेक्चर में हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। ये दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, सबसे अहम चीज इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को इकट्ठा करने जा रहे हैं, इकट्ठा ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता रहा है इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व में आपको याद है एक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी में। वो क्या थी कि कंज्यूमर किस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है? जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है। कब? जब मार्जिनलिटी ऑफ लास्ट कमोडिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल। इस तरह की बात की थी उसने। यहां पे अब क्या कह रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब इंडिफरेंस कर्व में आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना है तो रूल क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसको समझने की जरूरत है। और ये डेफिनेशन को समझिएगा, डेफिनेशन आपको कंसेप्चुअली बता देगी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई होता है कंसेप्चुअली। पहली चीज वो कह रहे हैं एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में। भाई किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा? इफ ही सेलेक्ट्स द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। अगर वो वाला इंडिफरेंस कर्व सेलेक्ट करे जो कि हाईएस्ट है। देखें सोचे, हमने पढ़ा था लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फैक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। तो बताइए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कहता है बात यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। जब कंज्यूमर सेलेक्ट करेगा हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व विद इन रेंज ऑफ हिज बजट, उसके बजट के अंदर रहते हुए, अपने बजट के अंदर रहते हुए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व सेलेक्ट करेगा। कंज्यूमर किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा? जब वो अपने बजट के अंदर रहते हुए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को, उसने ये नहीं कहा जब कंज्यूमर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट करेगा, नहीं, क्या कहा? बजट के अंदर रहते हुए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट करेगा, उस वक्त तो इक्विलिब्रियम में होगा। कंसेप्ट समझ में आता है कि वाकई भाई ऐसे ही होना चाहिए कि बजट लाइन के अपने बजट के अंदर रहते हुए जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व अचीव हो सकता है उसको सेलेक्ट करें। जो हमारा बजट लाइन के अंदर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा इक्विलिब्रियम है। जो उसके हाईएस्ट से, बजट लाइन के अंदर हाईएस्ट है, उससे भी तो कोई हायर इंडिफरेंस कर्व होगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा उतना बजट ही नहीं होगा। ठीक है, कह रहे इट इज दैट पॉइंट वेयर फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट। ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे ये दो कंडीशंस मीट हो रही होंगी। एक कंडीशन समझ आएगी, दूसरी कंडीशन समझ नहीं आएगी। दो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस है इंडिफरेंस कर्व में? दो। डेफिनेशन समझ आ गई आपको? आगे दो कंडीशंस है, एक समझ आएगी, दूसरी समझ, लेकिन याद कर लेनी है, लिखनी है, रट्टा लगाना है उसका, लेकिन उसको समझने की कोशिश भी नहीं करनी। ये ना घर जाके नेट पे जाके बैठे सर को तो आता ही नहीं है इकोनॉमिक्स, ये नेट पे देखते हैं कि क्या रूल है इसके, नहीं समझ आएगी, नहीं समझ आएगी। ठीक है, अब सुनने, असल में वो इसमें बोर्ड कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जो हमारे सिलेबस से बाहर है।
तो अगर कभी एग्जाम में पूछता होता तो हम जरूर उसको आपको सिखाते हैं। वो एग्जाम में जो चीज पूछता ही नहीं है, जितनी पूछता है वही हम करते हैं। कहता है 2 कंडीशन क्या है, बजट लाइन पता ना क्या होती है, बजट लाइन शुड बी टेनियंट, टेनियंट ही बोलते हैं ना इसको, टेनियंट थीटा। क्वेश्चन नहीं करते थे मैथ में, टेनियंट क्या होता है भला? हाँ, जो हल्का टच कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जैसे ये कोई चीज हो तो ये टेंजेंट होगी ना, ये नहीं टेंजेंट, हाँ ये तो उसको कट कर रहा है, टेंजेंट तो ये तो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्या होगा, ये है ना, तो नहीं ये और ट्राई करते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा एक बात से तो आप एग्री करते हैं कि टेंजेंट बनाने के लिए एहतियात की जरूरत है भाई, हल्का सा ना हमने उसको ज्यादा आगे लेके जाना है, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ना उसको ऊपर से घुमा देना है, वो उसको टच ही नहीं करेगा, टेंजेंट नहीं होगा। तो उसके लिए अच्छा पहले, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, पहले ये बना लो फिर उसके बाद मेरे पास एक और तरीका है, ठहर लो। ये ले भाई, जितना कहेंगे आप ये ले। अब देखे हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, टेंजेंट हुआ कि बेहतरीन टेंजेंट हुआ है भाई, इससे अच्छा आपने सारी जिंदगी नहीं देखा होगा। तो मुझे बताइए कि क्या उस्ताद की तो चलो मजबूरी है, उसके पास तो इतनी बड़ी डी नहीं होती, मुझे बताइए आपको फ्री हैंड से ये टेंजेंट बनाना चाहिए कि डी की मदद से? डी की मदद से, बिल्कुल। तो याद रखें ये डी छोटी सी कितने की आई भैया, ये 10-15 रुपए की आई होगी शायद, ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन एग्जाम में और प्रैक्टिस करते हुए आपकी जिंदगी आसान कर देगी है। तो कितने, मैंने आपसे पहले कहा था ये लेके आए, कितने स्टूडेंट के पास आए? चलिए कल जी, तो कल, हाँ चले कल आप सारे, आज घर जाते हुए रास्ते में रुक के तो एक डी खरीदनी है आपने, बल्कि 2 खरीदें, एक कॉलेज लेके आया करें, एक घर में रखें, ठीक है। आइंदा जब कभी, कसम है आपको, आइंदा जब कभी इंडिफरेंस कर्व बनाना है आपने इस डी के साथ बनाना है। अब मेरे पास नहीं है ना, आप देखेंगे जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मुझे देखें कितने मसले पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब भी इंडिफरेंस कर्व बनाना है किसके साथ, तो ये हमें पता चल गया ये होता है टेंजेंट, ठीक। अच्छा बिल्कुल, हल्का सा इसको टच कर, आगे चलते हैं। बजट लाइन शुड बी, हम कंडीशन पढ़े थे जो इंडिफरेंस कर्व की, पहली बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट होनी चाहिए, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट होनी चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब है ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और फिर आगे कह रहा है दूसरी कंडीशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स, सिंबॉलिकली MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। रॉकेट साइंस है ये, इसको हमने रटा लगाना जी, हाँ बिल्कुल समझ तो इससे भी आ जाती है, ये कंडीशन अगर ना भी समझे ना तो समझ इससे भी आ जाती है, इस कंसेप्ट से भी, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जब वो अपने बजट में रहते हुए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व सेलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जाहिर है जो हमसे पूछेगा मार्क्स लेने के लिए हमने उससे कंडीशन भी बतानी होंगी, 2 कंडीशन, एक टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व और दूसरा रिलेटिव प्राइसेस इक्वल होनी चाहिए, जो भी है भाई। डेफिनेशन क्लियर हो गया, अब क्या हमने पढ़ना, असम्पशंस। अब देखें एक 6 असम्पशंस हैं, अगर एक आधी असम्पशन का भी रटा लगाना पड़े तो कोई बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल बुरी, हाँ बिल्कुल। हमने देखे, हमने एफिशिएंट अप्रोच लगानी है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है, देखें पढ़ के तो सारी पास हो जाते हैं, असल तो ये होना चाहिए कि कम पढ़ के पास होना, ठीक है। तो हम तो इंशाल्लाह कम पढ़ के पास होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ रोज के 10 मिनट पढ़ना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है हम इकोनॉमिक्स रोज का 1.5 घंटा सिर्फ पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ा। बिल्कुल जिंदगी। अब मुझे ये बताइए, अजम्पशंस की तरफ चले। नहीं भैया, 1.5 घंटे में क्लास वाला घंटा नहीं है, इतने सियाने आप हैं। ये सेल्फ स्टडी। अजम्पशन, पहली अजम्पशन कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनल मेजरमेंट। जाहिर है इधर ऑर्डिनल थोड़ी आएगा, वो तो रोज ही दूसरी होती है। ये समझ आ गई बात। होल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज टू बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स ओनली। वो कह रहा है कि जी सारे के सारे पैसे होल इनकम लगेगी, पैसे बचाने नहीं है। और कितनी गुड्स पे खर्च होगी? 2। आपको पता ही है इकोनॉमिक्स में जब कोई कंसेप्ट मल्टीपल गुड्स के साथ एक्सप्लेन करना होता है, हम 2 के साथ भी कर सकते हैं, 200 के साथ भी कर सकते हैं। तो करते किसके साथ है? 2 के साथ। कंज्यूमर इज रैशनल एंड वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर, ये आपको पता है हमारी जनरल हर थ्योरी में एजम्पशन होती है। गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल एंड डिविजिबल। ये तो मुझे लगता है कि कहीं पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नहीं, उसमें तो एक ही गुड थी, एक ही मार्जिनल यूटिलिटी में 2 गुड्स है। अच्छा चले ठीक है। तो फिर क्या रिपोर्ट है मेरी भाई? चले पास होना मैं, चले ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेफरेंसेस आर नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। प्रेफरेंसेस आर नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका हाँ समझ गए आप, इतनी कोई नाम समझ गए, इसको रटा लगा। अगर आप कहें तो मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं, लेकिन नतीजा फिर भी वही होगा। समझ वही ध्यान, सुन ले अच्छा थोड़ा सा समझाता। वो कहता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। भी ये समझ आई आपको? अच्छा मुझे भी ये समझ आ गई। फिर मुझे पता है क्या समझ नहीं आई कि इस अजम्पशन का यहाँ क्या काम है, इंडिफरेंस कर्व में। नहीं वो मुझे नहीं समझ आई इसकी। तो बहरहाल इसका मतलब ये है, ठीक है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो देन ए इज लेस देन सी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको वो कहता है इफ कंज्यूमर प्रेफर्स गुड ए ओवर गुड बी। आपको पता है डिफरेंस कर्व में प्रेफरेंस की बात होती है। इफ कंज्यूमर प्रेफर्स गुड ए ओवर गुड and prefers good B over good C, then it means that consumer prefers good A over good C। हाँ बात ठीक है, देखा रटा। चले, preferences are not self contradictory। फिर income of consumer and price of good is fixed। कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कंज्यूमर की इनकम और गुड्स के प्राइस फिक्स रहे। क्यों? अगर इसमें से किसी को चेंज करेंगे आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द गुड दोनों फिक्स होनी चाहिए। सेम नहीं कह रहा, इक्वल भी नहीं कह रहा, फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, ये समझ आ गई बात की। अब देखें, अब हमें अजम्पशंस भी याद कर ली डिफरेंस कर्व की, और हमने डेफिनेशन भी याद। बताइए क्या चीज रह गई? डायग्राम रह गई। तो डायग्राम ड्रा करते हैं अभी जी। हाँ नहीं बिल्कुल आगे समझ चलते हैं। अब देखें हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब अपने बजट के अंदर रहते हुए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट करें, और ये वो वाला इंडिफरेंस कर्व होगा जो बजट लाइन के साथ टेंजेंट है। अब थोड़ी देर के लिए जरा आंखें बंद करें आप। मैं 1 मिनट में यहाँ पे कुछ इंडिफरेंस कर्व ड्रा करूंगा, आपने फिर मुझे बताना है कि इसमें से इक्विलिब्रियम कौन सा है और साबित भी करना है कि क्यों इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी, कोशिश करना है। चलें, अब आपने देखना नहीं है। ये आ गया मेरा
गुड ए, ये है गुड बी, ये है बजट लाइन, एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये इसको कर देते हैं IC1, इसको IC2, इसको IC3, इसको IC3। नहीं क्या मतलब? नो क्यों? हाँ? मैं मेरे इंडिफरेंस कर्व मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी नाम रखूं इनका, मैं इनका IC5 रखूं, IC6, आप खुद बनाइएगा, खुद जो मर्जी नाम रख लीजिएगा, मैं कोई इतराज नहीं करूंगा ना भाई। अच्छा बताइए, क्या कंज्यूमर IC1 जो है इस इंडिफरेंस कर्व को ऑब्टेन करेगा फिर इंडिफरेंस कर्व में है? IC3 में है? किस में इक्विलिब्रियम में? क्यों IC2 में क्यों इक्विलिब्रियम है? क्योंकि अच्छा पहले बताएं, अहम चीज ये नहीं कि ये अब मैं बताए मुझे कि IC2 में क्यों इक्विलिब्रियम है, अहम चीज यह है मुझे बताए IC1 क्यों इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि वो उसके बजट से बाहर है। अच्छा ये IC1 IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन ये हमारे बजट से बाहर है, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ये ऐसे ही बात है कि अगर हमारी सैलरी फॉर एग्जांपल हो कि मेहरान गाड़ी जो अफोर्ड कर सकते हैं और हम कहें यार सिविक जो है वो बहुत अच्छी है, मेरी तो सेटिस्फेक्शन सिविक से होगी, और भाई वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कहते हैं जितनी इनकम है ना उस लिहाज से आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट करें, आपके लिए मेहरान जो है ये इसमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। अच्छा बताइए IC3 ये क्यों नहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? जब आप उसी इनकम में आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं तो फिर कम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं तो आप इनएफिशिएंट है। कहता जब मेहरान ले सकते हो तो मेहरान ले लो ना, वो 70 क्यों ले रहे हो? ठीक है, वो गाड़ी क्यों ले? नहीं मैं देखें आप अजम्पशन को हिला दिया आपने, इन्होंने कहा बचत करने के लिए बचत, तो अजम्पशन हमारी क्या है कि अजम्पशन क्या है, होल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज टू बी स्पेंट, ना सेविंग करनी है ना बोरोइंग करनी, होल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज टू बी स्पेंट। हाँ वही टू गुड तो दो ही हैं, एक और एक दो। ठीक है जी। तो ये समझ आ गई यहाँ पे कंज्यूमर किस वक्त किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व सेलेक्ट कर रहा है विद इन बजट, और यही वो पॉइंट है जिसके बारे में वो कंडीशन बता रहा था टेनियन टू बजट लाइन। भाई कुछ समझ आया आपको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तसल्ली हुई, जरा मेरी भी तसल्ली कराइए, एक दफा ड्रॉ कीजिए। हाँ फ्री हैंड से थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए भाई, इतनी डी नहीं है मेरे पास, एक ही है मेरे लिए भाई ना भाई, डी अपनी अपनी लेके आया कर, जल्दी बनाइए शाबाश। गलत ही बन जाए कोई मसला नहीं, एक दफा हाथ से ड्रॉ तो करें। हाँ अब आगे खोल ले भाई, और सबसे पहले अपनी जेबों में पैसे चेक कर लें अपने पूरे हैं कि नहीं। हाँ जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं भाई, जल्दी ड्रा करना, क्या सोच रहा? इधर है डिफरेंस है, हाँ शाबाश ठीक है। नहीं सही सही।
जी दिखाइए। जी मुझे ये बताइए, क्या ये डायग्राम सही है? डायग्राम ए, क्या ये डायग्राम सही है? डायग्राम बी, दोनों डायग्राम गलत हैं। और मेरे भाई ये कन्वेक्स टू द रीजन कहाँ से गई? ये तो आपने इसका कोना बना दिया इसका, कि टेनियन रख दे, क्योंकि ऐसे में ध्यान रखना पड़ता है ना गुलाई का, तो वो स्टूडेंट बनाने के चक्कर में इसको बिल्कुल सीधा बना देते हैं। ये डायग्राम गलत है मेरे भाई, ये डायग्राम गलत है। वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनाना है आपने, ठीक है। ये इस तरह करके वो त्रिकोण टाइप के कोने वाली चीज कोई सिंबल नहीं बना देना। इसमें बताइए, तो ये तो गुलाई की शेप नहीं है इसलिए गलत है। इसमें बताइए क्या गलती है? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी थी स्लो डाउनवर्ड होता है। ये वाला जो शेप है, ये अक्सर स्टूडेंट ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। ये देखिए जाके आगे अपवर्ड हो गया। ये डायग्राम टेक्निकली गलत है। क्यों डायग्राम गलत है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, यहां पे ये स्लोप अपवर्ड जा रहा है, इसलिए डायग्राम गलत है। अगली चीज मुझे ये समझ आ गया पॉइंट, ये भी समझ आ गया पॉइंट। ये जब आप डी इस्तेमाल करेंगे ये मसला नहीं होगा, ये भी मसला प्रोबेबली नहीं होगा। अब सुने, हमने तो ये पढ़ा था कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे देखिए ये जो बजट लाइन है ये दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या ये डायग्राम गलत हो गई? क्यों गलत नहीं हुई? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बजट लाइन दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर सकती है। कंसेप्ट था इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। जी अब बताइए, कुछ समझ आया आपको? इंडिफरेंस इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आप डायग्राम बनाइए, कितना टाइम में बना लेंगे आप? नहीं 2 मिनट ज्यादा है मेरे भाई। 1 मिनट चले, स्टार्टर है तो 1 मिनट चले, ठीक है, रीजनेबल है। अब अगर कंसेप्ट सारा समझ आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो चेंज इन इक्विलिब्रियम की तरफ चलें। नहीं, अगर आप मेंटली कंफर्टेबल हैं, रेडी हैं, तो फिर चलते हैं। तो कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि हमें चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कल करना चाहिए, और कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि आज करना चाहिए? तो चले, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि चेंज इन इक्विलिब्रियम आज ही करेंगे, आज ही करेंगे भैया, ऐसा थोड़ी है। आपकी मर्जी पे थोड़ी चलना है हमने। चले, वो तो खुश करने के लिए आपसे ओपिनियन पूछ लिया करते हैं, आप पक्के ही हो जाते हैं। अच्छा अब सुने, चलिए अच्छा अब देखें, हमने, मुझे बताइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होता है जब इनकम चेंज हो जाए उस वजह से भी, जब प्राइस चेंज हो जाए उस वजह से भी। आज बताइए कौन सा वाला चेंज करना चाहते हैं? इनकम वाला। चले इनकम, नहीं भाई दोनों नहीं हो सकते इकट्ठे, ठीक है। आज सिर्फ इनकम प्राइस वाला कल करेंगे, ठीक है, और वो भी अगर आज इनकम वाला सही समझ आ गया, ठीक है, इनकम वाला करेंगे। जी नहीं, अब सुने, इनकम वाला। तो मुझे बताइए, जब चेंज इन इक्विलिब्रियम शो करवाना है, चेंज इन इक्विलिब्रियम, तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ड्रा करना जरूरी है क्या? ओरिजिनल, बिल्कुल, क्योंकि जब तक ओरिजिनल चीज ना शो करवाएं, चेंज शो करवा ही नहीं सकते आप। चेंज का मतलब ये है कि ओरिजिनल से कितना डिफरेंट है।
यहां पे अब हम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ड्रा करने लगे। अटेंटिव होकर जरा देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाऊं ताकि स्टूडेंट्स एंड में है उनको नजर आ सके। यहां पे गुड है, यहां पे गुड बी, बजट लाइन नॉट। अब देखिए टेंजेंट पॉइंट मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, यहां पे भी बना सकता हूं, वो भी इक्विलिब्रियम होगा, यहां पे भी बना सकता हूं, वो भी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन प्रेजेंटेशन की इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर होता है कि आपके पास जो लाइन उसमें तकरीबन जो मिड पॉइंट है उसको सेलेक्ट करें, तकरीबन सेंटर में पॉइंट को सेलेक्ट करें ताकि डायग्राम की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिनल होना चाहिए वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा, तकरीबन ये, ठीक है, तकरीबन मिड में, एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन मिड में। अब इसको मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करना, आपने मेरे साथ एग्री किया है कि वो डी के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं फ्री हैंड के साथ, तो रूल क्या है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना है और मुझे इक्विलिब्रियम के करीब आके स्लो हो जाना है, हल्का सा बस में टच करवा के आगे जाना। ये हमारा है IC नॉट, ये BL नॉट, ये IC नॉट। और ये यहाँ पे जो जहाँ पे टेंजेंट है ये मेरे टारगेट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ा। आई कैप को कौन सा पता है कि मैंने कौन सा टारगेट पॉइंट सेट किया था। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम गुड है E नॉट। बताइए यहां तक बात समझ आई आप? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आपके सामने है। अब मुझे ये बताइए इनकम इफेक्ट शो करवाना है मैंने, डिक्रीज इन इनकम का शो करवाऊं कि इंक्रीज इन इनकम? अच्छा सुन लें, एग्जाम में अगर उसने कहा डिक्रीज इन इनकम शो करवाओ, डिक्रीज इन इनकम का शो करवाएंगे। अगर कहा इंक्रीज इन इनकम का शो करवाओ, इंक्रीज का शो करवाएंगे। अगर उसने कहा चेंज इन इनकम का शो करवाओ, तो फिर हमारी मर्जी है कोई सा एक शो करवाना है, चाहे इंक्रीज का चाहे डिक्रीज का, ठीक है। अब एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। बताइए कौन सा, इंक्रीज इन इनकम करूं या डिक्रीज इन इनकम? इंक्रीज इन, चले इंक्रीज इन इनकम का कर देते हैं। अब देखें इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो बताइए बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट करेगी या आउटवर्ड? आउटवर्ड। ये मैंने बजट लाइन को आउटवर्ड शिफ्ट करवा दिया। बताइए क्या इंक्रीज इन इनकम का ये बजट लाइन सही ड्रॉ हुई है? इंक्रीज इन इनकम कैसे देख लें, सही है। अच्छा इसमें आई कैप कभी कहता, दो चीजें बताता है, एक तो बताता है कि इनकम में चेंज आया कि प्राइस में आया, और दूसरा बताता है टाइप ऑफ गुड क्या है। टाइप ऑफ गुड भी कभी बताता है, टाइप ऑफ गुड क्या है। यहां उसने इनकम के बारे में बताया इंक्रीज हुई, टाइप ऑफ गुड के बारे में बताया, फर्ज कीजिए नॉर्मल गुड है। कौन सी गुड है? इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, बताइए गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? यही उम्मीद थी आपसे। हाँ, आपको कहना चाहिए था सर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुए, अगर तो गुड नॉर्मल गुड है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर इंफीरियर गुड है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई ये कंसेप्ट ताजा हुआ? अच्छा सुना, अगर तो आई कैप कुछ भी नहीं बताता, हम नॉर्मल गुड अज्यूम करते हैं। अगर आई कैप कह दे कि नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है, उस हिसाब से करेंगे। यहां पे फर्ज कीजिए आई कैप ने कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने गुड्स को क्या अज्यूम किया, और मैंने यहां पे लिख दिया नॉर्मल, ताकि मेरे जहन में रहे ये नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल। अब
इन डिफरेंस कर्व में चेंज इन इक्विलिब्रियम में सबसे अहम पॉइंट पता क्या है? सबसे अहम कंसेप्ट सुन लें। इन डिफरेंस कर्व में जब हम चेंज इन इक्विलिब्रियम की डायग्राम बना रहे होते हैं, उसमें सबसे अहम पॉइंट ये होता है डिसाइड करना कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट किस जगह पे आएगा। सबसे अहम चीज क्या होती है? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट किस जगह पे आएगा, ये सबसे अहम है। अब ये आपके सामने बजट लाइन है, इसमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे या यहां पे, ये डिसाइड करना सबसे अहम है। अब ये डिसीजन आपने कैसे करना है जरा सुनिएगा। इसमें कंसेप्ट है, इसमें अमल दखल राइटिंग का नहीं, ड्राइंग का नहीं, कंसेप्ट का है। मेरी गुड ए और बी दोनों नॉर्मल है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो तो बताइए नॉर्मल गुड की क्वांटिटी, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। नॉर्मल गुड की क्वांटिटी, अच्छा ए की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बी की के दोनों की? दोनों। इसका मतलब ये हुआ मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट उस जगह पे आना चाहिए जहां पे ए की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और बी की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? ये है मुश्किल बात। फिर से सुने। इन डिफरेंस कर्व में ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो हमने बना लिया, कोई इशू नहीं। उसके बाद उसने कहा था इनकम इफेक्ट शो करवाओ इंक्रीज इन इनकम के साथ। फॉर एग्जांपल हमने इंक्रीज इन इनकम में बजट लाइन दोनों तरफ से राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, इसमें भी कोई इशू नहीं, ये भी इजी था। अब असल चीज ये है, पूरे डिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम में, चेंज इन इक्विलिब्रियम में सबसे अहम कंसेप्ट ये होता है कि आपका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो किस जगह पे आएगा, उस पॉइंट को ढूंढना सबसे अहम है। अब वो बताता है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर तो ये गुड नॉर्मल है तो इसका मतलब है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो अब कंज्यूमर पहले की निस्बत गुड ए भी ज्यादा खरीदेगा, गुड बी भी ज्यादा खरीदेगा। तो नया पॉइंट ऐसी जगह पे आना चाहिए जहां पे ए की क्वांटिटी भी पहले की निस्बत ज्यादा हो, बी की क्वांटिटी भी पहले की निस्बत ज्यादा हो। अब जरा देखिए, सोचिए, इस वक्त बी की क्वांटिटी ये है, क्या मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पॉइंट से नीचे आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि उसमें बी बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम पे देखें ए की क्वांटिटी जो है वो ये है, क्या मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इससे पीछे होना चाहिए? क्योंकि अगर इससे पीछे जाएगा गुड बी की क्वांटिटी तो बढ़ रही होगी, ए की कम हो रही होगी। इसका मतलब मेरा एक्सेप्टेबल रीजन जहां पे मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो इन दोनों के दरमियान है। ये बात समझ आती है? अब आप इन दोनों के दरमियान में किसी भी पॉइंट पे डिफरेंस कर्व बना लें, वो सही होगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया तकरीबन मिड को, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, ये IC1 हो गया और ये हमारा हो गया न्यू इक्विलिब्रियम E1। अब देखें, कंसेप्चुअली देख लें, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई क्या ए की क्वांटिटी बढ़ रही है? क्या बी? वैसे इधर शो करवाना जरूरी नहीं होता, सिर्फ इधर शो करवा दे काफी है, क्योंकि यही चीज उधर भी शो हो रही है। ए की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, बी की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। बताइए क्या जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो ऐसा ही नहीं होता कि गुड ए की भी क्वांटिटी वो इंक्रीज करता है और गुड बी की क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है? इसको हम नाम देते हैं इनकम इफेक्ट का। ये जो चेंज इन गुड ए आया ना, चेंज इन गुड ए इनकम इंक्रीज होने की वजह से आया, इसको हम क्या नाम देते हैं? और इसको एब्रीविएट IE कर देते हैं, इनकम इफेक्ट। जी
कुछ पता चला इनकम इफेक्ट का? तो ये हमें डायग्राम बता रही है। अब ये देखें, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किए थे, एक्सेप्टेबल रीजन के लिए। असल में डायग्राम तो हमारी ये है। इसका मतलब ये हुआ, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी। देखिए यही कंसेप्ट डायग्राम शो कर रही है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। कुछ को समझ आया? नहीं समझ आया? दोबारा नहीं समझ आया? दोबारा नहीं 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 नहीं। अब ऐसा करते हैं कि मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? मार्कर हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना नॉर्मल गुड के साथ। भाई हो सकता है कि आप इंफीरियर गुड के साथ पूछ ले, इंफीरियर गुड के साथ पूछ ले, इंफीरियर गुड के साथ पूछ, तो फिर क्या होगा? सुने, आधी डायग्राम तो हमारी वैसी होगी क्या, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो मैंने ये हमारा है गुड ए, ये है गुड बी, ये हमारा बजट लाइन BL0, ये तकरीबन मिड में रख के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया, IC0, ये हमारा आ गया E0, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई इशू नहीं है ना? सारी बात समझ आ रही है? कंज्यूमर इस यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जी मेरे भाई, आप क्लियर? अब मैंने देखा आई कैप कह रहा है इनकम इफेक्ट शो करवाओ। मैंने सबसे पहले देखा इंक्रीज इन इनकम का इफेक्ट शो करवाऊंगा, डिक्रीज इन इनकम। उसने कहा था फर्ज कीजिए इंक्रीज इन इनकम का, इंक्रीज इन इनकम का शो करवाओ। फिर मैंने दूसरी चीज देखी टाइप ऑफ गुड क्या है। उन्होंने कहा था टाइप ऑफ गुड है इंफीरियर, तो मैंने लाजमी तौर पे गुड ए के साथ इंफीरियर लिख दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं कि ये इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड के साथ इनकम इफेक्ट शो करवाना, और इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब इनकम इंक्रीज हो रही है, मेरे बजट लाइन बताइए एक साइड से इंक्रीज चेंज होगी या दोनों साइड से? ये आगे हमारे BL1, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये चूंकि मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया, यहां पे गैप कम है यहां पे गैप ज्यादा, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। BL1 इनकम इंक्रीज होगी, दोनों साइड से इंक्रीज हुई। अब मैंने सबसे अहम काम करना है चेंज इन इक्विलिब्रियम में, क्या? हाँ, न्यू इक्विलिब्रियम का पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। न्यू, अब बताइए सोच के कंसेप्ट से ये सॉल्व होगा। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है, ये इंफीरियर गुड है, मतलब ये क्या है? नॉर्मल। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो तो बताइए नॉर्मल गुड की क्वांटिटी क्या होगी और इंफीरियर गुड की क्वांटिटी क्या होगी? फिर बताइए कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी नॉर्मल गुड की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंफीरियर गुड की क्वांटिटी क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट उस जगह पे आना चाहिए जहां पे बी की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और ए की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? फिर सुन लें, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। गुड ए इंफीरियर है, बी नॉर्मल है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो तो नॉर्मल गुड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब यह है इनकम इंक्रीज होने से जो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आना चाहिए वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे बी की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और ए की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो। ए की करंटली क्वांटिटी ये है, ये,
मुझे बताइए क्या मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके राइट साइड पे होना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। मैंने अपने जहन में ये पॉइंट जो है ये बना लिया, हल्का सा सिर्फ निशानदेही के लिए हल्का सा इधर मार्क कर लिया कि मैंने इससे आगे नहीं जाना, इससे ऊपर लेफ्ट में। अब दूसरा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक कोई भी कर्व सेलेक्ट करता हूं, क्या बी की क्वांटिटी बढ़ रही है? बी की क्वांटिटी इस पूरे रीजन में बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ मेरे लिए ये पूरा रीजन यहां से लेके यहां तक एक्सेप्टेबल है। इस पूरे रीजन में बी की क्वांटिटी बढ़ रही है, ए की क्वांटिटी कम हो रही है। तो मैं किसी भी जगह पे नया इक्विलिब्रियम बना सकता हूं। डायग्राम की बेहतरी के लिए हम तकरीबन मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने अपना नया इक्विलिब्रियम तकरीबन ये सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे। डी होती तो जिंदगी आसान थी मेरी, लेकिन डी नहीं है मेरे पास, चले कोई बात नहीं, फ्री हैंड के साथ कोशिश करते हैं। नहीं सही है, चलें बस ठीक है, ये कर दिया। आप कह रहे हैं सही, वरना थोड़े से दोबारा कर देते हैं। नहीं, मेरी तसल्ली नहीं होगी तो नहीं। मैं हाँ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, ये हाँ ये अब ठीक है, ऐसी बात। अब देखिए मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये वाला। यहां पे ए की क्वांटिटी ये है, बी की क्वांटिटी ये है। अब मुझे खुद बताइए, ए की क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है? इनकम इफेक्ट। और बी की क्वांटिटी बताइए, क्या कंसेप्ट के लिहाज से डायग्राम ठीक बनी है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, नॉर्मल गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। बताइए समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो ज़हन में रखिएगा। हमने जो, मुझे बताइए, नया इक्विलिब्रियम, चेंज इन इक्विलिब्रियम की डायग्राम में सबसे अहम पॉइंट क्या है? सबसे अहम डिसीजन क्या है? नया इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा? और ये डिसीजन हम किस चीज को सामने रख के करते हैं? टाइप ऑफ गुड। टाइप ऑफ गुड क्या है? अगर टाइप ऑफ गुड नॉर्मल थी तो हमने कहा नया पॉइंट वो होगा जहां इनकम इंक्रीज होने से दोनों गुड्स इंक्रीज हो रही है। जब एक इंफीरियर हो गई, हमने कहा नहीं, नया इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पे इनकम इंक्रीज होने से इंफीरियर वाले की क्वांटिटी कम हो रही है और नॉर्मल वाले की क्वांटिटी बढ़ रही है। कुछ समझ आई मेरे भाई? चले ठीक है, चले भाई ने पास कर दिया। अब सुन लें, थोड़ा सा अब टॉपिक मुश्किल होने जा रहा है। आप जितनी ज्यादा आज और कल में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए टॉपिक आसान होता जाएगा, और जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मुश्किल आएगी। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि चीजें देख के लगता है सारी समझ आ गई है, लेकिन जब उनको अपने हाथ से ड्रॉ करने बैठे ना तो प्रॉब्लम सामने आती है। अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता है ना, अकाउंटिंग, जब मैं स्टूडेंट था अकाउंटिंग का क्वेश्चन सामने होता था, सोल्यूशन भी सामने होता था, देख के लगता था इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ऐसा ये करना ये करना ये करना, क्वेश्चन सॉल्व, यार इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो हिडन एडजस्टमेंट सामने आती थी कि इसमें कौन सी एडजस्टमेंट छुपी हुई है। ठीक है, उसी तरह देखें, देखने में शायद आपको लगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब खुद से डायग्राम ड्रा करेंगे तब आपको इसकी ऊंच नीच का पता चलेगा, किस चीज का ध्यान रखना है। तो आपने आज जो डायग्राम बनानी है, पहली चीज डी के साथ बनानी है, डी के बगैर नहीं बनानी। और दूसरी चीज, आपने 2 दफा डायग्राम बनानी है इंक्रीज, सुन लें, अच्छा सुन लें, 1 दफा डायग्राम बनानी है इंक्रीज इन इनकम के साथ, और दूसरी दफा डायग्राम बनानी है डिक्रीज इन इनकम के साथ, व्हेन गुड्स आर नॉर्मल। फिर व्हेन वन गुड इज इंफीरियर, 1 दफा डायग्राम बनानी है इंक्रीज के साथ यही, और दूसरी दफा डायग्राम बनानी है डिक्रीज के साथ। कंसेप्ट आपको बना दूं यहां पे कि डिक्रीज वाली कैसे बनेगी? सुन लें, अगर अभी रूल सुन लें ताकि घर जाए आपको पता चल जाए डायग्राम बनाई सही कि नहीं। जब डिक्रीज इन इनकम की डायग्राम बनाएंगे तो न्यू इक्विलिब्रियम पे गुड ए की क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, गुड बी की क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। यहां पे सुने, जब गुड इंफीरियर है
डिक्रीज इन इनकम की डायग्राम बनाएंगे तो गुड बी की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, लेकिन गुड ए की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनकम डिक्रीज होने से इंफीरियर गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ये कंसेप्ट समझ है? ये आपका चैप्टर 2 वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। चलिए, तो आपने कितनी डायग्राम बनानी है? गुड्स आर नॉर्मल के साथ एक दफा इंक्रीज डिक्रीज और दूसरा इंफीरियर। एरो जरूर बनाना है, एरो में कंसेप्ट छुपा होता है, वो बता रहा होता है कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम कर